मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाऊंगा शायद। मैं अभी ट्रैवलिंग पे यूएस आया हूँ, तो शायद मैं नासा चला जाऊंगा अभी। तो जब तक हाँ, होता है मैं बैठूंगा सर यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं, जाने से पहले अब इतना बता दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोर्स में क्या अपडेट्स। नहीं, पूनम मैम जी का सारा जो कोर्स था सर एकदम बढ़िया, कि मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कि विमसोत्तरी से निकालने के लिए। और जो हम हाउस देखते थे वो भी, मैंने जब ये स्टार्ट हुआ था कोर्स तो मैम को यही बताया था कि मैम टूल्स तो है मेरे पास बहुत, तो यूज करना नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, करना कैसे है, ईयर्स कैसे निकालना है। तो बीसीपी में पहले ये होता था कि फर्स्ट हाउस फर्स्ट ईयर, ट्वेल्थ हाउस ट्वेल्थ ईयर, फिर भी वो कहीं बैठता नहीं था। तो मैम मैम शी हेल्प अ लॉट टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो इवन विद द मंथ्स। तो हमने इवेंट भी निकाले। और तो मेरा जो बीटीआर था, जैसे मेरा बीटीआर था सर, जैसे मॉर्निंग 4 AM का था। तो मैम के जो बिम सूत्री और बीसीपी के करते हुए मैंने अपना बीटीआर करके 320 तक पहुंचा है, कि अपना शादी का डेट देखा, अपना बेटी का बर्थ टाइम का देखा, और जैसे जॉब 3 4 जो जॉब चेंजेस उसका सारा देख के बीटीआर मेरा एटलीस्ट 40 मिनट्स पहले चला गया। तो अच्छा। पीटीआर कर पा रहे हैं उसको यूज करके। हाँ सर, क्योंकि हम वो निकाल पा रहे हैं कि हम्म, किस महीने किस प्रत्यंतर दशा में जॉब लगी करके, हम्म, कि महादशा और अंतरदशा का हम फ्रेंडशिप निकाल पा रहे हैं। वो पंच 5 कंपाउंड जो होते हैं ना सर, मित्र पंचधर्म। अति मित्र, हाँ हाँ हाँ। तो पहले क्या होता था कि ओके जुपिटर मरकरी इकट्ठे बैठे हैं, दे वुड बी फ्रेंड करके, अभी मालूम पड़ रहा है कि दे वोंट बी फ्रेंड इन महादशा हम्म, अंतरदशा, दे विल बी परम शत्रु करके। हाँ, इस टाइप से लेके वो निकाल पा रहे हैं सर। अच्छी बात है सर। नहीं, मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये सारा हमको इतना अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया। बहुत समझ पा रहे हैं, आई एम श्योर बाकी लोग भी अग्री करेंगे कि वो रियली वो गुड। मैंने इसलिए अभी पूछा कि कोर्स अभी बिल्कुल एंडिंग पे है, ठीक है, मेरे कुछ क्लासेस बचे हैं वो मैं लूंगा। हाँ और जी। उससे पहले अगर कुछ आपको और कोई डाउट्स है कुछ है तो आप लोग वी कैन प्लान 1 और 2 सेशन एक्स्ट्रा। मतलब इसलिए आप लोगों को मैं फीडबैक ले रहा हूँ कि आपको क्या समझ में आया या ऐसा कोई टॉपिक है जो क्लियर नहीं है तो उसको हम दोबारा हम लोग करें, है ना। तो अच्छा, अच्छी बात है कि आप लोग कर पा रहे हैं, केस स्टडीज अपने आप बनाइए, है ना। तो हो जाएगा। ठीक है मधुर जी, थैंक यू हाँ जी सर, थैंक यू सर। फीडबैक। अभी नीरू जी से पूछते हैं। नीरू मीनोचा, मैम यस आपका सर। क्या अपडेट है, समझ में आ रहा है, कोर्स कर पा रहे हैं? मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से कराया है, बहुत अच्छे तरीके से। हम्म, और एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे, जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी मेरी भी सॉल्व हो गई काफी हद तक। होगी, अटक ठीक है। जाती हूँ, अभी भी थोड़ा अटक जाती हूँ, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा वो, ठीक। हाँ देखिए, ये बिगिनर्स कोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना हमें करना है उतना तो हमें करना पड़ेगा, बाकी तो प्रैक्टिस के साथ ही होगा, है ना। बट ये है कि आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग केस स्टडीज अपना बनाते चलें आप लोग, है ना, हाँ डिफरेंट जी। डिफरेंट लोगों के अपने आसपास के लोगों के चार्ट्स पर आप कितना करें। सर ये बताइए, अगर बीच में कुछ किसी से क्लियर करना हो, जैसे आपसे पूछना हो, मैडम मैडम से पूछना हो, तो कैसे पूछा जाए? उसके लिए भी क्या है ना कि अभी हमने वो टेलीग्राम में बना रखा है बट वो भी एक्टिव नहीं है, तो मैं उनसे बोलूंगा थोड़ा एक्टिव हो जाए सब लोग उसमें। उसमें क्या करेंगे हम लोग ना, मंथली या 2 महीने में एक बार ऐसा ना सेशंस हम लोग रखेंगे, ठीक ठीक है। है। तो आप लोग उसको भी अटेंड करिए, फ्री सेशंस हमारे होते रहते हैं, ठीक है, बिगनर्स के। उनको आप अटेंड करिए, तो उसमें जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे आप पूछिए लाइव, ठीक। है ना। उससे पहले भी क्वेश्चन प्रिपेयर तो होने चाहिए ना, तो वो तो हाँ अच्छी बात जी। है कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन निकलेगा। क्वेश्चंस निकलेंगे तो सेशन कुछ हो पाएगा। नहीं ठीक सर, है, वो कर कुछ लेंगे करेंगे। नहीं बिल्कुल। बहुत तमन्ना है, पूरा सीख लें आप हम इसको। हाँ, नहीं अभी भी जितना आप लोगों ने सीखा है ना वो इतना है कि आप एटलीस्ट चार्ट देख के प्रिडिक्शन आप करना शुरू कर सकते हैं, अब उतना आप लेवल पे थोड़ी अब आ बहुत तो चुके कर लेते हैं सर, थोड़ी बहुत तो हैं। हाँ, कर लेते हैं। है ना, बाकी अब आपको ध्यान देना है आपके कारक तत्वों की प्रैक्टिस पे, जितना ज्यादा आप लोगों में ग्रह कारक तत्व आप लोग इतना समझोगे, हाँ आपकी जी। परीक्षा रिफाइनमेंट होती है। थैंक यू सर। थैंक यू। नवीन जी, आपका कोई अपडेट? सर मैं क्लास तो कम कर पाया, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग देख के काफी प्रैक्टिस शुरू की और कॉन्फिडेंस काफी बिल्डअप हुआ है। लेकिन यह है कि धीरे धीरे जब एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे, कुंडलियों पे प्रयोग करेंगे,
हम्म। तो और बेहतर होता जाएगा, ऐसा मेरा मानना है इसमें से। ठीक है। बस ये है कि कोई आप ऐसा। लोगों का हाँ, मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा आगे, जैसे आपने कहा प्रैक्टिस सेशन या कंसल्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम, तो तो बिल्कुल उससे रखेंगे। ज्यादा। और आप लोग फलदीपिका क्लासेस में भी आना शुरू करो, ठीक है। अभी तो मैं खुद भी मैं उसमें रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं जल्दी उसको रेगुलर संडे संडे हम लोग करेंगे, है ना। दो तो उसका क्लास भी हम किया है मैंने प्लेटफॉर्म। कुलदीप का। हम्म। 2 क्लास किया है आपका कुलदीप का। दो क्लास की है ना, तो उसके बाद जी हुआ भी नहीं तो जी जी रेगुलर शुरू करेंगे फिर से, तो आप लोग उसको ज्वाइन करो, है ना। जी क्योंकि अभी वो उस लेवल पे है जो आप लोग वहां से शुरू कर सकते हैं। जी। ठीक है, उसकी पुरानी क्लासेस भी हम लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं बहुत जल्दी, तो वो भी आप लोग देखो, है ना। तो एक एटलीस्ट एक क्लासिकल बुक आपको पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए ना, तो वहां तक लोग कर लेंगे उसको। ठीक है। अगर जगत हो रहा तो सिखा दीजिए एक बार। चलो आज आज वही कर देते हैं। ठीक है। वो जगत हो रहा नहीं है, जगन्नाथ हो रहा है। जगन्नाथ हो रही है। हाँ, जगन्नाथ हो रहा है, सॉरी ठीक है। सर, जगन्नाथ हो रहा है। हाँ, तो वो चलो आज वो कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ। एक और था कि वो राहु केतु का जो दशा अंतरदशा होता है ना सर, उसमें कैसे इंटरप्रेट करें कि जैसे मानो सन केतु इकट्ठे हो, तो सन हम्म। केतु को जो हम अंतरदशा प्रत्यंतर दशा देखते हैं, तो उसमें केतु का डिस्पोजिटर देखें कि, क्योंकि हाउ डू यू डू दैट? देखिए जनरली क्या होता है ना कि जब राहु और केतु प्लैनेट के साथ, अगर वो अकेला है प्लैनेट राहु केतु, कोई ग्रह साथ में नहीं होता है ना, तो उस केस में उसका डिस्पोजिटर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड गिव ओनली डिस्पोजिटर। तो वो ग्रह डिस्पोजिटर की तरह फिर वो काम करता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ये तब जब राहु केतु अकेले हों चार्ट। ठीक है, बट अगर राहु केतु किसी और ग्रह के साथ है ना, अगर आपने बोला राहु सूर्य के साथ है ना, या राहु चंद्रमा के साथ हो गया, या केतु मंगल के साथ हो गया। अभी जो कंजंक्शन वाला जो केस होता है, इसमें प्रायोरिटी पहले कंजंक्शन को देंगे, कंजंक्ट प्लैनेट को, फिर डिस्पोजिट। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो पहले आपको कंजंक्शन के रिजल्ट आपको सॉल्व करना है। पहले कंजंक्ट, उसके बाद डिस्पोजिट। ये राहु और केतु के लिए ऐसा इसमें रहता है। ठीक है। बाकी अभी क्या है कि अभी पूनम जी एक क्लास अभी और लेंगी, प्रैक्टिस सेशन आपका और है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन दोबारा पूछना उनसे आप, क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी उन्होंने शुरू किया है, तो वो आपको अच्छे से समझा के देंगे। ठीक है, राहु केतु को हम्म। दशा में और कैसे यूज किया जाए, एग्जाम्पल लेके तुम समझ लेना आप, है ना, तो भी क्लियर हो Sure. जाएगा। बट ये है कि राहु केतु के साथ हमेशा, चाहे वो दशा है चाहे आप वैसे इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, तो इसका ध्यान देना कि दो सिनेरियो होते हैं, राहु केतु अकेले हो सकते हैं या किसी ग्रह के साथ होते हैं। अकेला है तो राहु केतु विल बिहेव लाइक ए डिस्पोजिटर। ठीक है। और किसी के साथ है तो फिर कंजंक्शन का रिजल्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक नियम है जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे एक नियम और होता है कि अब हर ग्रह की दो दो राशियां हैं। ठीक है, तो जब वो ग्रह की दशा जब एक्टिवेट होगी, है ना, अगर वो प्लैनेट अपने किसी भी राशि का एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप वो कैसे डिसाइड करोगे कि वो पहले कौन से राशि का रिजल्ट को देने वाला है ना। तो इसका नियम ये होता है कि जो उसका मूल त्रिकोण राशि होगी, उसका रिजल्ट तो सबसे पहले ही होता है। ठीक है, सूर्य चंद्रमा की मूल उसमें कोई दो राशि तो है नहीं, एक सिंगल राशि है, बाकी सब ग्रहों की दो दो राशियां हैं। तो दो राशि में से पहले किसका रिजल्ट आना है, मूल त्रिकोण। ठीक है, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे नियम हैं जो आपको प्रैक्टिस के साथ समझ में आना स्टार्ट होगी, है ना। अभी आपने क्वेश्चन पूछा इसलिए मैंने बताया, तो अभी और भी निकलेंगे तो मैं आपको क्लियरफाई करूंगा। ठीक है, तो राहु केतु को समझ में आ गया। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अभी एक दो लोगों से और पूछ लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। पायल, पायल आर मध्यम। यस सर। हाँ भाई, तो क्या समझ में आ रहा है आपके, कुछ कर पा रहे हैं कुछ? सर मेरी ऑन एंड ऑफ रही क्लासेस, बट मुझे वीडियोस देखना है। बट जो जितना सेशंस, बिकॉज सर मुझे काफी आता था एस्ट्रोलॉजी, तो मैम हम्म। का बहुत अच्छा लगा। कुछ कुछ चीजें हम्म। थी जो बहुत अच्छे थे। सर मुझे बस एक चीज था जो कहीं पे भी सीखने नहीं मिला है, तो मेरा रिक्वेस्ट है सर, नॉर्मली किसी का, आई मीन
एंड टाइम देखते हैं, एंड कई बार हम डिक्लेयर करते हैं कि लाइक हमें या खुद तो समझ में आता है। तो मैंने ना बहुत क्लासेस अटेंड की जहाँ पे ये टॉपिक पूरा अवॉइडेड रहता है कि नहीं, हम इस पे कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो हम्म सर हमें अगर सिर्फ कुछ टिप पॉइंट्स लाइक सो दैट एटलीस्ट हमें समझ में आ जाए, हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट हम्म सर एज अ लर्निंग प्रोसेस में हमें कहाँ से सीखने मिलेगा सर? क्योंकि मैंने 5-6 क्लासेस अटेंड किया और मैंने जहां जहां ये क्वेश्चन पूछा है ये अवॉइड किया गया है क्वेश्चन। यू मीन लॉन्जिविटी एस्टिमेशन या यस डेथ सर। प्रिडिक्शन, ऐसा यस कुछ है सर। ना? यस हाँ सर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए पहले तो ऐसा नहीं कि हमें इसे अवॉइड करना है। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट इतना अगर अवॉइड करने लायक होता तो कोई भी ऋषि इसे अपने चैप्टर में ही डालते, मतलब, है ना? आप चाहे बीपीएचएस पढ़ो या फलदीपिका पढ़ो, तो आपको एक ना आयुर्वेद अध्याय के नाम से एक प्रॉपर चैप्टर मिलता है। तो वो चैप्टर अगर वहां पर है, इट मीन्स कि दैट इज इम्पोर्टेंट और मुझे पढ़ना भी चाहिए, है ना? अब बस दिक्कत ये होती है कि अभी आप इस लेवल पे आपका अभी कोर्स चल रहा है ना, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा अभी लेना सही नहीं होता है। इस वजह से बिगिनर्स में उसको अवॉइड करते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नहीं पढ़ना होता है इसको, बिल्कुल पढ़ना है ऐसे। ठीक है, इसमें अब ये जो लॉन्जिविटी एस्टिमेशन वाला जो सब्जेक्ट है, ये चैप्टर आप पढ़ोगे, जिसमें कुछ कैलकुलेटिव पार्ट है। ठीक ओके। है, कुछ कैलकुलेशन होता है और कुछ अभी चार्ट को देख के आपको ये बताना कि अल्पायु है कि मध्यम आयु है कि पूर्ण आयु है। ये हम्म। तीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हालांकि ये मेरा कोर्स का पार्ट नहीं, बट मैं आपको एक ऐसा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगर आपको इसमें स्टार्ट करना है इस सब इस एरिया में, तो पहले आप इससे शुरू करो कि हम चार्ट देख के कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो चार्ट किस कैटेगरी में पड़ता है ना? कैटेगरी मतलब एक कैटेगरी हो सकती है अल्पायु की। अल्पायु मतलब कि उसकी एज जो है वो शॉर्ट है, लॉन्जिविटी जी। शॉर्ट लॉन्ग, इनकी रेंज है ना? कि 1 साल से 30 साल का हम लोग बोलते हैं अल्पायु, है ना? 30 से लेके 60 हो गया मध्यम आयु, और 60 से ऊपर फिर हम लोग बोलते हैं कि इसकी पूर्ण आयु है। अभी के कौन अभी के उसमें सीनियर में बात कर रहा हूँ। पहले के टाइम पर अगर दशा अगर आप देखते हो तो 120 साल की बताई जाती है ना? जी। और 120 साल तक तो आपको जीता नहीं है, तो अभी हम लोग जो एक एवरेज वो मान के चलते हैं, वो 80-90 तक हम लोग लेते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग आपको अब योगों को इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल योग है, बहुत ज्यादा टफ योग नहीं है, क्योंकि इस पूरे योग का जो बेस है वो होता है अष्टम भाव, है ना? क्योंकि 8th हाउस आपको पता लॉन्जिविटी का जी सर। है ना? तो 8th हाउस और सैटर्न, शनि, ये दो पैरामीटर हैं जो ये बताते हैं कि आपकी लॉन्जिविटी कैसे होगी, है ना? तो कुंडली में जितना एफ्लिक्टेड आपका 8th हाउस और सैटर्न होंगे, लॉन्जिविटी उतनी डिक्रीज होती जाएगी। बात समझ में आ गई? अभी मान के हो सकता है किसी के चार्ट में सारे ग्रह अच्छे बैठे हो, है ना? सूर्य हेल्थ का कारक होता है, इतना सबको समझ में आ गया होगा, है ना? शनि को हम लोग बोलते हैं रोग कारक, है ना? जी। अभी मान के चलो किसी का शनि एफ्लिक्टेड है, अगर अष्टम भाव एफ्लिक्टेड है, तो वो रोगी भी रहेगा और उसकी अल्पायु भी रहेगी। बहुत बार हो सकता है कि रोग नहीं होता, बट किसी एक्सीडेंट से किसी की मृत्यु हो जाए, है ना? तो उसके में अल्पायु का योग होगा उसके चार्ट में, है ना? बट एक्सीडेंट के योग भी होंगे। तो अभी के लिए मैं आपको ना इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्योंकि अभी ये टॉपिक इसमें लेंगे तो कोई बहुत लोगों को आगे सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि अभी तो मैं योग बता रहा हूँ, इसमें कुछ कैलकुलेशन भी होती है, लॉन्जिविटी आप कैलकुलेट करते हो तब, है ना? तो ओके। वो कैलकुलेशन थोड़ा सा अभी टफ हो जाएगा आप लोगों को, है ना? बट एटलीस्ट आप जितना आप लोगों ने अभी कोर्स में किया है उसमें से कुछ हम निकाल सकते हैं, है ना? तो उसमें से आपको क्या समझना है? आपको आपको सिर्फ अभी ये समझो कि अष्टम भाव और सैटर्न, ये दो ग्रहों को आप देखो। ठीक है, इसमें जितने आपके, हम क्या बोलते हैं, सेपरेटिव प्लैनेट्स, हमने पढ़ा है सेपरेटिव प्लैनेट्स क्या होते हैं। सेपरेटिव प्लैनेट, अब इसको बोलते हो मेलेफिक प्लैनेट, है ना? मैं उसको सेपरेटिव बोल रहा हूँ। सेपरेटिव इसलिए क्योंकि मैं इसमें 12th हाउस का लॉर्ड भी काउंट करता हूँ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्या होते हैं सेपरेटिव प्लैनेट। एक हो गया सूर्य, मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, ये 5 हो गए। साथ में 12th हाउस का लॉर्ड। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। ये जो मैंने आपको बताया है 5-6 प्लैनेट, इन सबको बोलते हैं हम लोग सेपरेटिव प्लैनेट। इनमें से कोई भी दो प्लैनेट या दो से ज्यादा प्लैनेट
किसी एक हाउस या किसी एक ग्रह को जब एस्पेक्ट करते हैं ना, तो उस हाउस उस ग्रह को वो कर देते हैं खराब। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। किसी की हॉरोस्कोप में मान के चलो कि राहु और सैटर्न, अगर राहु सैटर्न दोनों ही सेपरेटेड है ना, दोनों का कंबाइंड इन्फ्लुएंस अगर फोर्थ हाउस में आता है, तो वो पर्सन ना घर छोड़ के चला जाता है, या घर छोड़ के बाहर हॉस्टल में पढ़ रहा होता है, या उसकी मदर बचपन में उनकी डेथ हो जाती है ना। वो घर तो बनाता है, बट उस घर में रह नहीं पाता, ट्रांसफर होता रहता है, घर में कोई और रहता है रेंट पे। तो ये हो क्या रहा है कि जब फोर्थ हाउस में दो सेपरेटिव प्लेनेट का एस्पेक्ट पड़ता है, दो से ज्यादा का, तो उस पर्टिकुलर भाव का जो रिजल्ट है ना, उससे अलग कर देता है उसको। बात समझ में आई? तो यही सेम चीज अगर वो यही प्लान किसी ग्रह के ऊपर एस्पेक्ट कर रहे होते हैं, तो उस ग्रह के कारक तत्वों को भी खराब कर देते हैं। किसी के फिफ्थ हाउस में दो या दो से ज्यादा सेपरेटिव प्लैनेट्स अगर एस्पेक्ट करते हैं, तो फिफ्थ हाउस के कारक तत्व खत्म हो जाएंगे। क्या हो सकते हैं फिफ्थ हाउस का? ये हो सकता है आपके बच्चे, है ना, तो बच्चे होने में समस्या होती है, चाइल्ड बर्थ में इश्यूज, है ना, या उनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम, ऐसा। अब आप ये सोचो कि यही अगर सेपरेटिव प्लैनेट अगर अष्टम में असर कर रहे हैं, तो क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे इसका? अष्टम भाव में बहुत सारी चीजें होती हैं। अष्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आयु। जब दो या दो से ज्यादा सेपरेटिव प्लैनेट जब अष्टम भाव पे उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है ना, तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि ठीक है, इसकी आयु में अब गड़बड़ है ना, अब वो पूर्ण आयु वाली चार्ट नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई? बट अब इसे ये नहीं बता सकते कि कितनी आयु घट जाएगी, जी। है ना। ये टॉपिक को ना लेने के एक और तरीका भी, आपने विंशोत्तरी दशा पढ़ी, 120 साल की दशा होती है, ठीक है। अभी आप लोग को अच्छा लग रहा, आप कर रहे हैं, बट टेक्निकली ये दशा को यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस पर्सन की लॉन्जिविटी क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ रियल ज्योतिष, ठीक है। अगर आप लोग उस तरीके से पढ़े होते गुरुकुल सिस्टम में, तो आप ये कर रहे होते आज। बट अभी क्या, हमको चाहिए शॉर्टकट, है ना। आपने कोर्स स्टार्ट करके दूसरे दिन ही आपने क्वेश्चन पूछा था कि ये ग्रह का प्रिडिक्शन कैसे हो, है ना। हमको जल्दी भागना है। अदरवाइज होता क्या है कि पहले हमें सीखना चाहिए कि लॉन्जिविटी कितना है चार्ट में। अब मान के चलो किसी की लॉन्जिविटी अगर 30 ईयर्स की दिखती है, आपको लगता है कि विंशोत्तरी दशा उस पर काम करेगी? आप मेरी बात समझना, मैंने क्या बोला, मैं दोबारा बताता हूँ। किसी की अगर लॉन्जिविटी 60 साल की है ना, तो आइडियली उसके ऊपर विंशोत्तरी दशा एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। अगर होगी भी ना, तो वो अप्रोक्स रिजल्ट आपको मिलेगा उसका, क्योंकि एज पर डेफिनेशन जब तक आपको लॉन्जिविटी नहीं पता लगेगी, आप रिलेवेंट दशा को आप नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत सारी दशाएं हैं, ठीक है, और हर दशा की कैलकुलेशन अलग है, और हर दशा का टाइम ड्यूरेशन अलग है। किसी ने योगिनी दशा का नाम सुना है? जी सर। तो जैसे विंशोत्तरी दशा 120 साल की, योगी दशा कितने साल की होती है? सर वो नक्षत्र से निकलती है ना, योगिनी दशा। हाँ, नक्षत्र से विंशोत्तरी भी निकलती है, दोनों की नक्षत्र बेस्ड दशा ही है, बट ड्यूरेशन सबका अलग अलग है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप लॉन्जिविटी एस्टिमेट कर लेते हो ना, तो आपको कौन सी दशा आपको एप्लीकेबल होनी है ये भी समझ में आता है, उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन हो पाती है आगे की, है ना। बट ठीक है, वो एक डिफरेंट हम उसमें चले गए। अभी के लिए अब इतना समझो कि जब सेपरेटिव प्लैनेट्स अष्टम भाव को असर करें, या अष्टमेश को इन्फ्लुएंस करें, या सैटर्न को इन्फ्लुएंस करें, सैटर्न क्यों? क्योंकि कारक है। जब ये तीनों पैरामीटर जब इन्फ्लुएंस आते हैं इन सेपरेटिव प्लैनेट्स के अंदर, तो उसकी आयु, हम लोग लॉन्जिविटी उसकी बहुत कम हो जाती है। तो उस तरीके की हॉरोस्कोप में अगर मारक की दशा चल जाए, मारक ग्रहों की दशा, तो बहुत फेटल दशा अंतरदशा चलती है, ठीक है पहली। तो ये जी सर। बेसिक है, तो यहाँ से आपको अब आप इसको सोचना शुरू कर लो, ठीक है। थोड़ा सा जब आप लोग की प्रैक्टिस जब थोड़ी सी डेवलप हो जाएगी ना, आप लोग जब चार्ट देख के इंटरप्रिटेशन करने में कंफर्टेबल हो जाओ, बाद में ये आयु निर्णय करने का जो सब्जेक्ट है, इसको आप अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये अलग से पढ़ाया जाता है आयु निर्णय करना, क्योंकि इसमें थोड़ा इसमें कैलकुलेटिव पार्ट है, और थोड़ा सा प्रोडक्टिव पार्ट, बट ज्यादा कैलकुलेटिव ज्यादा होता है, क्योंकि
आयु गणना के बहुत से मेथड हैं और कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है ना, इसलिए इसको कोई टच नहीं करता बिजनेस के उसमें। अदरवाइज जब ये, अगर आप लोग को, अगर आपने यहाँ पे शुरू किया होता ना कि कुंडली कैसे बनाई जाती है बाय हैंड, तो ये सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए बड़ा आसान है। प्रॉब्लम है कि हमको वो तो हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आ गए हम लोग के पास, तो कैलकुलेशन करने में कोई इतना इंटरेस्ट होता नहीं है। जी तो सर। फिर ये सब्जेक्ट को थोड़ा सा हम लोगों ने फिर इग्नोर करना शुरू कर दिया लोगों ने। ये हो गया। तो आपका क्वेश्चन अच्छा है। तो अभी जैसे क्या है कि आप थोड़ा सा, जब आप एडवांस में आप आ जाएं, तो ये आयु निर्णय वाला जो सब्जेक्ट है ये आप कर सकते हैं ना। मैं आपको रेफरेंस आपको दे सकता हूँ इसमें कि इसको करने के लिए वीपी गोयल जी की एक बुक है ना, लॉन्जिविटी पजल या लॉन्जिविटी के नाम से ऐसी बुक आती है ना। 2-3 ऑथर्स की बुक है, अच्छी बुक है लॉन्जिविटी के ऊपर। वो आप प्रीफर करके स्टार्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले यू नीड टू बी कंफर्टेबल कि सेपरेटिव प्लैनेट्स देख के आप पहले जज करो कि अफेक्शन आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, है ना। तो आज आप क्लास के बाद इसको प्रैक्टिस करना। जो जो सेपरेटिव प्लैनेट आपको मिल रहे हैं, कोई भी चार्ट उठाओ हुआ रैंडम, आप देखो कि सेपरेटिव प्लैनेट क्या पर्टिकुलर किसी हाउस, ऐसे हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है। आप देखो कि उस पर्टिकुलर कारक तत्वों में क्या उस पर्सन को समस्या है जीवन में, है ना। तो जब आप प्रैक्टिस करो कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे करते हैं लॉन्जिविटी में भी इसका एस्टिमेट, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सर। इन इन फ्यूचर हो सकता है कि हम कोई ना ऐसा कुछ वेबिनार वगैरह मैं प्लान करूं, तो अभी अपना आइडिया दिया है तो जल्दी इसको हम लोग एक छोटा वेबिनार प्लान करते हैं, फ्री वेबिनार। ठीक है, जिसमें इस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग कवर करें। सर ठीक एक है सर। क्वेश्चन सर। हाँ। सर क्योंकि अभी आपने योगिनी की बात छेड़ी है, तो जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि सर तुम्हारा उल्का चल रहा है, तुम्हारा संकटा चल रहा है करके, तो क्या ये सब में लागू होता है सर, कि जो आप बता रहे हैं कि सिर्फ स्पेसिफिक चार्ट में ही योगिनी लगेगा करके? देखिए, योगिनी और विंशोत्तरी के ऊपर ना कोई कंडीशनल, ये कंडीशनल दशा नहीं है ना। अभी मैं आपको जे और आज जब पढ़ाऊंगा फिर दिखाऊंगा ना, तो मैं उसमें दिखाऊंगा। तो उसमें दशा हमारे पास दो तरीके की दशा है, एक है कंडीशनल, एक नॉन कंडीशनल। कंडीशनल दशा कौन सी होती है कि वो पर्टिकुलर किसी कंडीशन पे एप्लीकेबल होती है ना। कि सूर्य अगर लग्न में है तो ये पर्टिकुलर दशा एप्लीकेबल होगी, कोई ग्रह अगर उच्च का है तो ये पर्टिकुलर दशा एप्लीकेबल होती है, उसे कंडीशनल दशा बोलते हैं। बट ये योगिनी जो है ना, ये कंडीशनल नहीं है, ये सब चार्ट में लग सकता है। ठीक है। अब योगिनी के साथ समस्या ये है कि जब आप ट्रेडिशनल बुक्स आप पढ़ते हो योगिनी दशा के बारे में, तो वो जो दशा जो है वो होती है छोटी दशा। ठीक है, जैसे 120 साल तक तो मैं समझ में आता था, ठीक है, दशा एटलीस्ट 120 साल चलनी है ना। अभी मैं आपको योगिनी दिखाता हूँ, देखिए। योगिनी में वही समझा है कि सर वही संकटा उल्का, जो ट्रेडिशनल हम्म। लोग बोलते हैं ना सर, ट्रेडिशनल ज्योतिष की, चलो तुम्हारा उल्का चल रहा है, संकटा चल रहा बाय डिफॉल्ट आपको ये वाली स्क्रीन दिखती होगी ना, जब आप जियोरा खोलते होंगे, दशा पे आप आओगे, ऐसी दशा दिखती है ना। यहाँ पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो इसमें डिफरेंट दशाज हैं, है ना। योगिनी, कालचक्र, अष्टोत्तरी, विंशोत्तरी, तो ये है योगिनी, है ना। अब योगिनी ये पर्टिकुलर दशा कोई ऐसा कंडीशनल नहीं है कि इस चार्ट पे लगेगा आपके में नहीं लगेगा। जब आप योगिनी के चैप्टर जब आप पढ़ते हैं ना बीपीएचएस में, क्लासिकल्स पे, तो वहां पर बोलते हैं कि ठीक है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और फिर बाद में एक और थ्योरी निकली कि लोगों का ये कहना है कि योगिनी ऐसी दशा जो कलयुग में सबसे अच्छा रिजल्ट देती है ना। बट ये ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग बनाए गए हैं। ऐसा कभी ऋषि ने कुछ नहीं बोला है। ठीक है, सेम यही विंशोत्तरी के लिए भी बोलते हैं। पराशर ऋषि ने विंशोत्तरी में मतलब ये बोला है कि कलयुग में विंशोत्तरी दशा इज वन ऑफ द बेस्ट दशा जो अच्छा रिजल्ट देती है। ठीक है, बट ये भी गलत है, क्योंकि पराशर ऋषि ने ऐसा कोई श्लोक में कहीं जिक्र नहीं किया। श्लोक में आपको लाइन मिलता है जहाँ लिखे कलयुग में ये बहुत अच्छा काम करता है, बट वो श्लोक जो है वो पराशर स्मृति से कॉपी करके उस पर्टिकुलर लाइन को बीपीएचएस में ऐड करा गया है। बीपीएचएस का ओरिजिनल श्लोक में नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि पराशर ऋषि ने बीपीएचएस के अलावा बहुत सी चीजें में काम किया है ना। तो एक पराशर स्मृति करके भी उनकी ग्रंथ है। उन्होंने एग्रीकल्चर पे भी काम किया, मेडिसिन पे भी काम किया है, उन्होंने अपने स्मृति ग्रंथ भी लिखे हुए हैं। तो स्मृति ग्रंथ में, जैसे मनुस्मृति आप लोगों ने नाम सुना होगा,
है ना। तो मनुस्मृति को लेकर इतना बवाल चढ़ा रहता है कि उसके रूल्स वो बोलते हैं कि लोग आउटडेटेड है ना, आज के टाइम पे सुटेबल नहीं है। तो बहुत लोग इसके ऊपर कंट्रोवर्सी होती है। तो मनु के अलावा पराशर ऋषि ने भी अपनी स्मृतियां लिखी हैं। तो वहां पर एक पर्टिकुलर स्मृति में उन्होंने बोला कि ये जो स्मृति, जो ग्रंथ है ना, ये कलयुग में लागू हो। अब वो श्लोक निकाल के उन्होंने बीपीएचएस में डाल दिया। अभी कहाँ डाला? विंशोत्तरी दशा के श्लोक में। तो बाद में इसको ऐसा करा गया प्रोजेक्ट की यही एक दशा है विंशोत्तरी, जो कि बहुत अच्छी काम करती है। इसीलिए आज के टाइम पे सारी दशा खत्म हो गई है, सिर्फ विंशोत्तरी के ऊपर ही आपको सबसे ज्यादा, आपको वीडियोस बुक्स में सबसे ज्यादा आपको विंशोत्तरी दशा का ही मिलता है। क्योंकि गलत है, ऐसा नहीं है, दशा बहुत है करने के लिए, है ना। बट ये है कि हमको ऐसा उन्होंने माहौल बना रखा है कि हमें लगता है कि विंशोत्तरी ही टॉप मोस्ट। ठीक है। तो ना विंशोत्तरी ना योगिनी, कोई भी दशा सुपीरियर नहीं है, ना कालचक्र। कालचक्र में लोग थ्योरी बना रहे हैं, विंशो योगिनी में बनाते हैं, कहानी बना दी कि भगवान शिव घूम रहे थे और पार्वती ने पूछा, तो पार्वती ने बोला कि कलयुग में यही दशा सबसे अच्छी काम करेगी। अब भगवान शिव ने तो ऐसे कितनी बार बोला है कि वो उनसे आप जो पूछोगे वो यही बोलते हैं कि यही सबसे अच्छा और यही काम करता है ना। जब विज्ञान भैरव तंत्र आप पढ़ते हैं तो 113 मेडिटेशन के क्रियाएं बताए उन्होंने, और हर मेडिटेशन में यही बोलते हैं कि यही सबसे अच्छा है, यही अच्छा काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी को आप इग्नोर कर दीजिए, वो एक लिखने का एक शैली है, बोलने का एक तरीका है। तो सेम ऐसे ही विंशोत्तरी और योगिनी के साथ होता है। अब योगिनी में क्या है कि आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये बुद्ध शनि ऐसे लिखा हुआ है, एक्चुअल में इसकी नेम ऐसे नहीं है ना। ये संकटा, उल्टा, मंगला, ऐसे करके नाम हो योगिनी से। ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो, ये बुद्ध यहाँ स्टार्ट हुआ, बुद्ध फिर यहाँ स्टार्ट हो रहा है, जो है इसमें सही से दिया नहीं है। ये बुद्ध से स्टार्ट होके यहाँ खत्म हो रहा है मंगल पे। दिख रहा है सबको? ना मेरे इसमें संस्कृत में लिखा आ रहा है, इंग्लिश उसमें, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये बुध, शनि, शुक्र, राहु, चंद्रमा, सूर्य, गुरु, मंगल। ठीक है। 2021 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और 2057 कितने कितने साल का हो गया? 2021 से 57 तक। 56 साल। हम्म। 56 56। हम्म। उसके बाद ये सेम फिर दोबारा रिपीट होगा। ठीक है। तीसरी बार दोबारा रिपीट होगा। तो विंशोत्तरी की कंपैरिजन में ये 120 साल जैसे विंशोत्तरी बोलते हैं हम लोग, है ना, पूरे उस सर्कल साइकिल को रिपीट होने में नौ नौ ग्रहों के 120 साल लग जाते हैं, है ना। बट इसमें कंपेरेटिवली कम है। तो क्या सेम इवेंट क्या बार बार रिपीट होंगे इसके जीवन में 3 बार? ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अभी इस दशा को एक्चुअली में कैसे चलाना है ये भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है हम लोग के पास। तो लोगों ने बाद में रिसर्च किया, है ना। तो आपने वीपी गोयल जी का नाम सुना होगा, तो उन्होंने वो अपने अपने एक रिसर्च के साथ आए। उनका ये कहना है कि अभी बुध इस पर्टिकुलर लग्न से आप प्रिडिक्शन देंगे इसका। ठीक है। यही बुध अब सेकंड साइकिल में आएगा यहाँ पर 2057 में। ठीक है। तो ये लग्न प्रोग्रेस करते हैं, हर साइकिल पर लग्न प्रोग्रेस करते हैं। तो ये लग्न प्रोग्रेशन के साथ नक्षत्र यूज करते हैं। कुछ लोग होते हैं प्रोग्रेस भी नहीं करते, वो यही वृश्चिक लग्न में बुध की पहली दशा भी इसलिए प्रिडिक्शन करेंगे, और जब यही बुध की दशा स्टार्ट होगी 2057 में, तब भी यही प्रिडिक्शन होगा। ठीक है। तो इसलिए कोई थ्योरीज फिक्स नहीं है, जिसको जैसा रिसर्च किया, जिसको जैसा रिजल्ट दिखता है वो ऐसा उसको करा। ठीक है। इसीलिए क्या है ना कि आपको, अभी आपने विंशोत्तरी सीखा, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे, सिस्टम समझ में आएगा, उसको पकड़ के चलना। ठीक है। वीडियोस यूट्यूब पे देख के कुछ फैंसी सा वो देख के बिल्कुल भटकना नहीं है। किसी के वीडियो देखा, आपको लग रहा नहीं काल चक्र है, नाम भी बड़ा धांसू सा लग रहा है, काल चक्र दशा, तो कुछ अच्छा होगा इसमें, और इसको छोड़ के अब उस पर ध्यान देने लगे, है ना। तो सब में मेहनत अभी में करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है कि आपको, इन शॉर्ट, आपको दो मेथड आपको चूज करना है, कोई भी आपके चॉइस का। एक विंशोत्तरी आपने ले ली, एक बीसीपी ले लो, दोनों ही इजी। और आप प्रैक्टिस आप इतनी करो कि आपको एक इवेंट आपको दोनों से वेरीफाई होना चाहिए। आप इतना कर लोगे, कोई और दशा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कभी।
वरना दशा टू दशा चेंज करते रहोगे, इवन कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा। आपको योगिनी करना है तो योगिनी सीखिए, योगिनी पे मास्टरी करो, बट कोई भी दो दशा, 2 से 3 दशा मैक्सिमम आपको आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर योगिनी जेहोरा में उन्होंने ग्रहों के नाम से दिया हुआ, एक्चुअल में ये ग्रह के नाम से नहीं होता है ना, यहाँ पर योगिनी इसके नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे मिलेगा। और एक कुछ होती है राशि दशा। हाँ, राशि दशा भी बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे, इतनी सारी दशा में। ठीक है, तो इसको देख के आपको समझ में आएगा कि आप अभी अब बिगनर कोर्स में ही हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी दशा सीख लोगे ऐसा हो नहीं पाएगा, धीरे धीरे करके 1 2 दशा 3 दशा पे आपको मास्टरी करनी। क्लियर सभी को? चलिए ठीक है, तो है ना, वीडियो को बंद करके हम आज जेओरा पे थोड़ा बात करते हैं, है ना, क्योंकि आप लोगों को जेओरा करना था। तो स्टॉप।